गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कृपेश भाई ने बताया इस तरह हमारी 3 SRB की यात्रा हो रही है और अ, एक ऐसी चीज सावरिया जी ने दी है कि जो हमें जन्मों जन्म तक काम लगे। इस तरह ये चीज दी है। अगर 24 घंटा ये 3 स्टेप हम किसी तरह बिठा सकते हैं तो दूसरे जन्म तीसरे जन्म में हमारी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। और जब मैं अभी डिस्कोर्सिस 5 पढ़ रहा था तो उससे पहले तो एक चीज उसमें उन्होंने खास जो जिक्र किया है भारपूर्वक, और वो है कि खाली 3 स्टेप मत करो, 3 स्टेप राधे कृष्ण जप के साथ करो। तो हम 3 स्टेप तो करते हैं पर कई लोग राधे कृष्ण जप के साथ नहीं करते हैं। तो वो जप के साथ अगर करेंगे तो वो एकदम आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो राधे कृष्ण की बात है, ये कोई जो हम जो भगवान की कल्पना करते हैं और जो कोई राधे कृष्ण की कल्पना करते हैं, इस तरह नहीं है। उन्होंने साफ मना किया है कि राधे कृष्ण आप जब मन में जप करते हैं तो कोई कल्पना मत करो, पर आपका जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसको राधे समझो, और जो कृष्ण आपके अंदर जो बैठा है उसको ही आप कृष्ण समझो। और इसी तरह राधे कृष्ण कल्पना किए बिना एक जो एग्जिस्टेंस है उसको फील करते करते करो। तो दो चीज होगी कि उससे हमारा जो मन का भटकना है वो बंद हो जाएगा, और अटेंशन हमारा कंट्रोल रहेगा, और 3 स्टेप आसानी से बैठता जाएगा। तो इसीलिए एक डिस्कोर्सिस जो इसमें बताया है उन्होंने, वो मैं थोड़ा आपके लिए पढ़ के अपना मेन पेपर से पहले थोड़ा एक दो चीज इसमें बताना चाहता हूँ कि I would therefore request you friends to daily carry on with the 6 refining exercises and 1 prism exercise to develop and refine attention and bring it to the stage of meditative attitude. तो ये हमें क्यों करना है? रिफाइनिंग प्रिज्म वगैरह हमारा अटेंशन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है अटेंशन के ऊपर। आपकी अटेंशन की क्वालिटी क्या है? जैसे बाजार में हम घूमते हैं तो हम कौन से अटेंशन से घूमते हैं? कोई हमारा अटेंशन कोई क्लियर है कि ऐसे वैसे हम बाजार में घूमते हैं इस तरह? तो अटेंशन को रिफाइन करना है, और इसलिए उन्होंने रिफाइनिंग और प्रिज्म दिया। फिर आगे कहते हैं increase the period of 3 step rhythmic breathing by 5 minutes every fortnight, and with it the japa or Radhe Krishna synchronizing jap with breathing। तो खास यहाँ कहते हैं कि आप जप का भी सिंक्रोनाइज करो ब्रीदिंग के साथ। Repeat the japa whenever you find time, and also your 3 step rhythmic breathing. Repeat with your eyes closed and looking into your heart to see the play of Radhe Krishna। तो जैसे मैंने बताया इस तरह वो कोई कल्पना नहीं करनी है, पर अपने हृदय के अंदर ही हमारा जो परमात्मा बैठा है। जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि भाई मैं कहाँ हूँ? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। तो मैं सबके हृदय के अंदर बैठा हूँ। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, एस्टैब्लिश हूँ। तो भगवान हमारे हृदय के अंदर ही है, और उसको हमें पूजना है। कोई बाहर का कोई भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही वही चीज डिवाइन चीज पड़ी हुई है। तो ये खास इसीलिए उन्होंने राधे कृष्ण इस तरह समझ कर करने के लिए कहा है। ट्राई टू टाइम इट प्रॉपरली टू द रिदमिक ब्रीदिंग। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते समय राधे कृष्ण करना है, और उससे क्या होगा? एंड डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल यू सी? डू नॉट इमेजिन, कोई कल्पना मत करो, बट वन डे यू मस्ट सी ओनली प्रोफाउंड डार्कनेस। वन डे यू विल सी, यू मस्ट सी ओनली प्रोफाउंड डार्कनेस, इनकी डार्कनेस। तो वो कहते थे कि भाई हमारा जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, आत्म तत्व है, उसका कोई कलर नहीं है, इसीलिए वो ब्लैक है। ब्लैक वो कोई ओरिजिनल कलर नहीं है। सब कलर जो नहीं होते हैं तो वो ब्लैक होता है। जैसे कि भाई कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस।
इसी तरह कोई भी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो डार्कनेस है। डार्कनेस ओरिजिनल चीज है। तो वो हमारा आत्मा तत्व का जो ये है, रूप है, या उसका जो ये है, कलर तो नहीं कहेंगे, पर वो जो है वो इनकी ब्लैकनेस का है। रिमेंबर ओनली राधे कैन सी कृष्ण, और ओनली अर्जुन कैन सी कृष्ण। तो खाली अर्जुन या राधा ही कृष्ण को देख सकते हैं। वी नो बोथ राधे एंड कृष्ण और ऑल्सो अर्जुन आर सिंबॉलिक। तो ये सब सिंबॉलिक है, पर हम अर्जुन और राधा बन सकते हैं। बट ईच वन ऑफ यू कैन बी राधे और अर्जुन, एंड विथ प्योर डिवोशन एंड भक्ति, इफ यू कॉल अपॉन कृष्ण, you will see him, but please do not imagine him, for he has not got any one of the forms depicted in the whole world. तो ये जो उनके जो स्वरूप जो अपने हम कथाओं में सुनते हैं, अलग अलग भगवान के स्वरूप, वो कोई हकीकत में ऐसे कोई स्वरूप है नहीं, कथाओं में सुने सुना है। वो जो है वो हमारे अंदर एक इस तरह ब्लैक, इनकी डार्कनेस के फॉर्म में पड़ा हुआ है। उसकी हमें आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है। तो मैं आप सबको भी खास एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप थ्री स्टेप अभी करो, तो साथ में हो सके तो ये राधे कृष्ण को भी जोड़ दो। उससे आप बहुत अच्छी तरह थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर पाओगे। ठीक है। लास्ट पेपर में हमने दो चीजें देखी थी। एक तो उन्होंने बताया था कि भाई कोई भी आदमी महर्षि या योगी बन नहीं सकता है, वो अंदर से होता है। जैसे उन्होंने एक फूल का एग्जांपल दिया था कि जैसे फ्लावर कैसे अंदर से खिलता है, इसी तरह हमें भी अंदर से खिलना है, न कि कोई बाहर से थोपने की जरूरत है। तो जो बाहर से हम जो ज्ञान सारा लेते हैं, वो एक तरह से किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान से वो खुलता नहीं है। पर वो ज्ञान के अंदर से अगर अंडरस्टैंडिंग जन्म जाती है, तो अंडरस्टैंडिंग से वो फ्लावरिंग हमारा हो सकता है। तो एक बात उन्होंने लास्ट लेक्चर में ये बताई थी। और दूसरा उन्होंने खास बताया था कि भाई ये जो हम मान्यताओं में, खास करके स्वर्ग नरक वगैरह की जो मान्यताओं में गिरे हुए हैं, इससे हमें खास निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई वास्तविक स्वर्ग या नरक जैसा कुछ है नहीं। इसीलिए वो हमें खास जानने की जरूरत है। और वो खास बताया था कि आदमी को मृत्यु के बाद क्या होगा उसका बहुत डर लगता है, और उसी का फायदा हमारे धर्मगुरु ने, प्रीस्ट वगैरह ने उठाया है। और इसलिए उन्होंने स्वर्ग नरक की हमें कल्पना करके हमें वो सब बताया है। हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भू भुव स्व ये तीन ही लोक है, और उसमें कोई स्वर्ग नरक जैसा कुछ है नहीं। आदमी का डेथ होने के बाद वो भुवा लोक में, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है, और वो वापिस आता है। अब जो हमें फियर होता है डेथ का, उसके बारे में हम एक पॉजिटिव चीज समझ सकते हैं। जैसे कि तावरिया जी ने पर्पज में बताया है कि हमारा शरीर छूटता है, उसके बाद एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर हम करीब करीब 50 दिन तक रहते हैं ड्रीम बॉडी के अंदर। और उसके बाद तो नए जन्म की तैयारी चालू हो जाती है। तो समझो कि एक्चुअली तो हमें खाली एस्ट्रल वर्ल्ड में 2 महीना ज्यादा से ज्यादा रहना होता है। बाद में तो हम वहाँ हैं पर फ्री है। तो 2 महीने कोई ऐसी कोई बड़ी ये नहीं है, उसके बाद तो हमारा जन्म होने वाला है। तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? लोग मरने के बाद क्या होगा ऐसा डरते क्यों है? क्योंकि मरने के बाद हम 2 महीना ही उधर एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं। उसके बाद भी फिर एस्ट्रल बॉडी रहता है, जब तक नया एस्ट्रल बॉडी जन्म नहीं लेता है। पर वो जो ड्रीम बॉडी में खाली हम 50 दिन तक ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, उसके बाद नए जन्म की तैयारी होती है। तो डरने की कहाँ जरूरत है? ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ अगर अगर किसी ने कोई गुनाह किया है और उसमें जेल में डालते हैं, तो सालों तक जेल में पड़ा रहना पड़ता है, टॉर्चरिंग होता है। तो उसके मुकाबले हम देखेंगे कि वहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ अगर कुछ गलती कर देते हैं और पनिशमेंट जो होता है, ऐसा कोई पनिशमेंट वहाँ तो है ही नहीं। फिर डरने की जरूरत क्या है? 2 महीने के अंदर तो फिर नई प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव की जिनको जिनको भी मृत्यु के बाद के डर का
डर सताता है, उन लोगों को ये पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि वो वापिस हम आने वाले, जैसे वो अमेरिका जाके आते हैं लोग 6-6 महीना अमेरिका रहते हैं, ये तो 2 महीना हम ड्रीम बॉडी में रहने वाले हैं। और फिर तो हमारा जो नया जन्म माँ के पेट के अंदर 9 महीना बिताना है, वो अलग बात है, फिर जन्म हो जाता है। तो 1 साल के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर तो हम वापिस आ जाते हैं, फिर डरने की जरूरत ही क्या है, ऐसा हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं। अब आगे क्या है वो हम देखते हैं, उन्होंने आगे क्या कहा है। Deep rooted fear of punishment after death does not allow the brain to enter a new thought. अब ये जो हमारे अंदर जो डर पड़ा हुआ है कि मृत्यु के बाद क्या होगा उसका, और पनिशमेंट का, कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो वहां न जाने क्या क्या पनिशमेंट मुझे मिलेगी, सजा मिलेगी, तो वो डर जो है वो कोई हमारे अंदर नया विचार आने ही नहीं देता है। नया विचार करने का प्रयत्न करते हैं तो भी वो पुराना जो डर का ख्याल है वो हमेशा उसके साथ साथ में रहता ही है। Even on attempting at doing so, one finds his lurking fear at the back of one's mind. These deep-rooted memory patterns of hell and heaven, karma and dharma. तो ये जो स्वर्ग नरक कर्म धर्म की ये जो सब मेमोरी पैटर्न बन चुकी है, और अगर कोई नया विचार करने का प्रयत्न करते तो भी वो भय तो छुपा हुआ वहां ही पड़ा रहता है, वो नया विचार को आने नहीं देता है। We also know that normally unlearning is not possible. तो एक वो जो हमेशा बार बार कहते हैं जो भिक्षु एम्प्टी द बोट, मतलब अनलर्निंग के, तो हमारे अंदर जो मेमोरी पैटर्न बनी है उसको धीरे धीरे करके उसको निष्कासित करना है, पर वो कहते हैं कि नॉर्मली वो पॉसिबल नहीं है। दिस विल कम इन द वे ऑफ प्रोग्रामिंग बाय साइंस, for science will not be able to give satisfactory reply to this fear. मतलब कि व्यक्ति खुद अपने जो ये कहते हैं कि भाई एम्प्टी द बोट पर को खुद नहीं खाली कर सकता है, और उसके अंदर एक आशा की स्थिति एक बनी रहती है उसके अंदर, तो वो जो है उससे हमें धीरे धीरे करके ऊपर उठना है। और साइंस ने भी जो प्रोग्रामिंग किया है उसका, और वो अनलर्न का अगर प्रोग्रामिंग करेगा तो भी वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों मेमोरी पैटर्न है, साइंस कितनी कितनी पैटर्न को इरेज करेगा। और और देखने की बात ये है कि कुछ अच्छी भी पैटर्न है, कुछ बुरी पैटर्न है, तो बुरी पैटर्न को ही हमें निकालना है। अभी साइंस को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी अच्छी पैटर्न है, कौन सी बुरी पैटर्न है? वो तो सब कुछ इरेज कर देगा तो आदमी पागल हो जाएगा, उसको कुछ वो जी ही नहीं सकेगा। तो ये साइंस के बस की भी बात नहीं है। और वो साइंस कभी वो क्या फियर क्या है उसके बारे में भी कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब हमको नहीं देता है। Yoga for long has tried to work with this indoctrinated human mind and brain. अभी अलग अलग इसके लिए फिर हमारे यहाँ योगा आया, अलग अलग चीज आई कि भाई ये माइंड और ब्रेन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो अनडॉक्ट्रिनेटेड ह्यूमन माइंड, मतलब असैद्धांतिक रूप से जो ये मन के ऊपर काम किया गया है योग ने, योग मतलब यहाँ सोकल योग की बात की है, जो ट्रेडिशनल जो हम करते हैं आसन प्राणायाम वगैरह, तो बोलते हैं कि वो जो हम करते हैं असैद्धांतिक रूप से, मतलब वो चीज साइंटिफिक नहीं है, और साइंटिफिक नहीं है इसलिए उसका कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। आसन प्राणायाम करेंगे तो कुछ घंटों के लिए ठीक रहेगा, बाकी फिर जो हमारा दिमाग है उसका भटकना चालू हो जाएगा, फिर से मेमोरी पैटर्न एक्टिव हो जाएगी। तो उस इसीलिए ये कुछ रिजल्ट नहीं आता है। Yet keeping in focus the absolute autonomous state of each human being, but no real success was possible. तो ये जो ट्रेडिशनल योग है उससे कोई सक्सेस हमें ज्यादा मिलती नहीं है। और सिर्फ सक्सेस किस बारे में, ऑटोनोमस स्टेट के बारे में, हमारी जो स्वतंत्र अवस्था है, वो स्वतंत्र अवस्था ये योग से भी हमें नहीं मिल सकती है। Hence at first entered the idea of japa, tapa, bhajans and satsang.
तो फिर देखा कि भाई यह योग में तो है, इससे फायदा है पर थोड़ा लिमिटेशन है। तो फिर और कुछ करे, तो फिर जप आया, फिर तप आया, सत्संग आया, भजन कीर्तन वगैरह आया, मतलब भक्ति योग जो है वो बाद में आया। तो उसके बारे में वो बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं कि दिस डिड नॉट हेल्प दो टिल टुडे मैनी इंडल्ज इन सच एस्केप मेथड्स। ये खास शब्द समझना है, एस्केप मेथड्स। तो ये जो हम जब तक भजन वगैरह करते हैं वो एक एस्केप, एक भगोड़ापन हमारे अंदर आ जाता है, हम भागते हैं। तो किस तरह वो कहते हैं कि भाई जब आप रियलिटी को फेस नहीं करते, अभी मुझे एक प्रॉब्लम आया और मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में जब करने लगूंगा कि जिससे कि मेरा वो प्रॉब्लम अंदर दब जाए, अंदर चला जाए, क्योंकि मैं फेस करना नहीं चाहता उसको। तो इस तरह वो भगोड़ापन आ जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयत्न नहीं करता हूँ, मैं जब तक करने बैठ जाऊंगा या भजन कीर्तन करने में लग जाऊंगा। तो उससे तो क्या होता है कि वो कोई अंदर वो दबा रहता है, उससे कोई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसीलिए उन्होंने ये चीज को भगोड़ापन कहा, एस्केप मेथड्स। So what was or is the remedy for the mass of humanity? तो जो पूरा ह्यूमैनिटी का, मनुष्य का जो समूह है, उसके लिए फिर क्या है? न योग अच्छी तरह काम करता है, न भक्ति, ये सत्संग वगैरह कुछ अच्छी तरह रिजल्ट देता है, तो फिर क्या करे? The sages who discovered the science of Swarnadi relationship realized that the breath was a powerful and tremendous force. तो बाद में जो स्वर नाड़ी शास्त्र के ऊपर जो ऋषियों काम करते थे, उन लोगों ने देखा कि हाँ, एक ब्रेथ ऐसी चीज, हमारा श्वास ऐसी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है, उसके ऊपर अगर कुछ प्रयोग किया जाए तो उससे कोई चीज निकलती है 24 घंटे करने की, तो ही कोई एक आशा बन सकती है। At first, they came out with various breathing aided by various asanas. तो शुरुआत में जैसे हम आगे भी देख चुके हैं कि शुरुआत में कुछ अलग अलग प्राणायाम का उन लोगों ने धुन निकाला, कोई अलग अलग आसन धुन निकाला। Hence the creation of the important ब्रांच ऑफ हठ योगा। तो इसी तरह हठ योग की जो ब्रांच है उसका जन्म हुआ, उसका निर्माण हुआ। वो खास करके आसन प्राणायाम के ऊपर हठ योग की क्रिया ज्यादा बढ़ देती है। Side by side originated the Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Lay Yoga, Raj Yoga and so forth. और उसके साथ साथ में ये फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, लय योग वगैरह वगैरह भी उसके साथ में डेवलप हुआ। जब ये सब बात जो है करीब 3000 साल पहले की बात है, जब ये हठ योग और दूसरे योग शुरू हुए, तो उस समय जो ऋषि मुनि प्रयोग करते थे, उस समय की ये बात है। But all these remaining, all these reminded exercises, and one could not indulge whole day in them. And so for the rest of the day, the old deep-rooted memory patterns re-establish their sway on the mind and brain. तो यही एक तकलीफ है कि ये कोई भी क्रिया हम 24 घंटे नहीं कर सकते, ना आसन, ना प्राणायाम, ना ध्यान की कोई टेक्निक, कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये आता है कि जितने समय करते उस समय मन शांत रहता है, अच्छा लगता है, पर थोड़ी घंटे के बाद, थोड़े समय के बाद में फिर से वो जो डीप रूटेड मेमोरी पैटर्न्स है वो फिर से एक्टिव हो जाती है, और आदमी फिर जो पहले जो करता है इसी तरह फिर करने लगता है। तो इसीलिए ये कुछ टेक्निक भी काम में नहीं लगी। टू अवॉइड दिस मैनी लेफ्ट होम्स फॉर आश्रम लाइफ एंड एडॉप्टेड ब्रह्मचर्य। अभी कई लोग फिर ये सब कि भाई ये तो नहीं होता है हमें यहाँ, तो चलो भाई घर ही छोड़ दो, आश्रम में जाके रहो और ब्रह्मचर्य पालन करो, तो और साधना करो। इस तरह ये भी एक भगोड़ापन है कि आदमी वो पैटर्न के साथ काम नहीं कर सकता है, तो वो फिर भगोड़ापन आ जाता है कि छोड़ो, अभी इधर रहना ही नहीं है, क्योंकि संसार में रहेंगे तो लोभ आएगा, लालच आएगा, काम वासना आएगी, तो ये सबको क्या करेंगे, इसके साथ कैसे लड़ते हैं? तो उसके इससे तो अच्छा है कि कोई आश्रम में चले जाओ, तो इन सब से बच जाएंगे। पर इन सबसे भी आश्रम में जाके भी बच कैसे सकते हैं, क्योंकि वो तो अंदर पैटर्न पड़ी हुई है। जहाँ जाएंगे वो पैटर्न तो हमारे साथ ही जाएगी, और कभी ना कभी मौका मिलते ही वो बाहर तो आ ही जाएगी।
चाहे आश्रम लाइफ है या हिमालय है, कुछ भी है, तो वो कोई काम की चीज नहीं होती है। Little realizing that this was a big step to escape the realities of life। तो ये एक जीवन की जो रियलिटी है, वास्तविकता से उससे भागने की एक प्रवृत्ति है। ये आश्रम चले जाना या कहीं हिमालय जाके रहना, ये सब एक एस्केपिज्म है। That God and nature will force them again and again गृहस्थी लाइफस्टाइल। तो चलो भाई, आज इस जन्म में तो तुम भाग गए, वो नेचर छोड़ेगी नहीं, भगवान छोड़ेगी नहीं, दूसरे जन्म में आओ, भी तुम्हें गृहस्थी बना के ही रहेगी। फिर तीसरे तीसरे कोई भी जन्म में वो गृहस्थाश्रम ही उसकी लाइफ के अंदर फिर भगवान डाल देगा, क्योंकि वही उससे ही आदमी जो स्ट्रगल करता है, उसके साथ में जो रहकर जो आगे बढ़ने का, तावड़िया जी खास शब्द यूज करते थे, स्पिरिचुअल मसल्स। तो जो गृहस्थाश्रम में रह के जो साधना करते हैं, उन लोगों का ही स्पिरिचुअल मसल्स अच्छी तरह डेवलप होता है। तो ये इसीलिए भगवान फिर से गृहस्थी उसको बना देता है। So the sages finally arrived at the breathing, a natural, full, full 24-hour rhythmic breathing. The last noted exponent was sage Patanjali. तो ये जो 24 आवर्स रिदमिक ब्रीदिंग किसने बताया? पतंजलि ने। लास्ट वो प्रतिपादक थे, उसके व्याख्याता थे। विच कुड हैव द इफेक्ट ऑफ former spatial breathing together with the noted asanas, and that such a breathing natural, effortless, was based on another sound scientific fact, and so could give the desired result। तो एक थ्री स्टेप वगैरह का फायदा क्या है कि एक 24 घंटा होता है, और दूसरा जो आसन प्राणायाम वगैरह का जो फायदा है वो भी उसमें मिल जाता है। तो पहले तो क्या था, आसन प्राणायाम करते थे, उसी से उतने समय ही उसका फायदा मिलता था, बाकी तो नहीं मिलता था। अभी जब ये थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग 24 घंटा होने लगा, तो वो आसन प्राणायाम की जो इफेक्ट है वो भी कंटिन्यू 24 घंटे रहने लगी। तो यही इन्होंने रिफाइनिंग वगैरह में दिया है कि आप रिफाइनिंग करते हैं, फेस करते हैं, और साथ में अगर थ्री स्टेप भी है आपका, तो वो ही चीज आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी। मतलब वो इफेक्ट जो है रिफाइनिंग की, फेस की, वो दिन भर में असर उसकी रहेगी। पर अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि सुबह में रिफाइनिंग फेज वगैरह कर लेते हैं, बाद में फिर थ्री स्टेप भूल जाते हैं। तो फिर वही जो आसन प्राणायाम की हालत है, वही फिर रिफाइनिंग वगैरह में भी होगी, क्योंकि रिफाइनिंग भी 24 घंटा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो थ्री स्टेप उसके बेस के अंदर है, ये समझने की जरूरत है। कोई भी अच्छी चीज करते, वो चीज की असर को प्रोलॉन्ग करना है, तो थ्री स्टेप के अलावा इसको आप प्रोलॉन्ग कर ही नहीं सकोगे। तो इसीलिए थ्री स्टेप बेस में है, और इसके साथ में ये जो सब एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, उसका फायदा हमें मिलता है। और लोग करते नहीं है थ्री स्टेप का, न जाने क्या आलस है। रिफाइनिंग सुबह में उठ के कर लेंगे, फिर दिन भर में घूमते रहेंगे, उधर जाएंगे उधर जाएंगे। पर थ्री स्टेप के ऊपर 1 घंटा बैठ के शांति से करो, दिन में और थोड़ा थोड़ा करो, ये नहीं होता है। और यही मुश्किल है कि हमारा अच्छी तरह प्रोग्रेस नहीं होता है, उसका कारण यही है। One basic important factor to be understood is whenever an individual of his or her own accord finally decides to change for the better from within and puts in tireless efforts to that end, and is also not motivated by any gain or so-called spirituality or psychic powers, this state of one's brain structure by itself creates a certain correction in the functioning of four centers, i.e. SM, in the content of सत्व रजस तमस। तो यहाँ दूसरी एक उन्होंने एक अच्छी बात बताई है कि एक तो आपको खुद करना पड़ेगा, आपके अंदर एक उसका चेंज के लिए एक अंदर एक भावना आनी चाहिए, चेंज के लिए एक अंदर एक संकल्प बनना चाहिए, और उसके बाद आप टायरलेस एफर्ट करते हैं। आप बिना रुके उसका प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य में कहा ना, टायरलेस एंडोवियर, वही अभ्यास है। तो इस तरह अगर आप कंटिन्यूअस इसके टायरलेस एफर्ट करते हैं, और उसमें कोई दूसरा ये कोई सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी और साइकिक पावर कोई प्राप्त करने का भी उसमें नहीं होना चाहिए।
कि मैं ये कर लूंगा तो मेरे अंदर ऐसी सिद्धि आ जाएगी, मेरे अंदर ऐसा पावर्स आ जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली साइकिक पावर्स जिन लोगों में होते हैं, तो हमारे जैसे सामान्य लोग क्या है, उनको ही आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं। साइकिक पावर और अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी के अंदर साइकिक पावर देख लिया हमने, कोई चमत्कार करता है, कोई ये निकालता है, वो निकालता है, तो हमें लगता है कि ओ ये तो बहुत बड़े महान व्यक्ति है, और मानते हैं कि ये तो बहुत स्पिरिचुअल एडवांस व्यक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। साइकिक पावर्स को और स्पिरिचुअलिटी को कुछ लेना देना नहीं है, ये सबसे खास समझ लेने की बात है। और वो पॉइंट से आप देखोगे तो आप कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होंगे। नहीं तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे निकले हुए हैं जिनके पास थोड़ी बहुत कुछ सिद्धियां होती हैं, और हम एकदम उसके अंदर उसके पास झुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एकदम एडवांस स्पिरिचुअल सोल है। पर ऐसा है नहीं। वो कोई साधना करते हैं, कोई लोग जप का अनुष्ठान करते हैं, कोई लोग और कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ मंत्र तंत्र करते हैं, तो कुछ सिद्धियां मिल जाती है। अभी उसे अध्यात्म से क्या लेना देना। तो कभी भी किसी से इस तरह इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं कि हाँ ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति है, ये तो बहुत स्पिरिचुअल है। कुछ नहीं है। वो जो जिसके अंदर वो है वो तो दिखाएगा भी नहीं। जो सच्ची स्पिरिचुअलिटी है वो कभी भी आपको दिखने नहीं मिलेगी। वो तो वो छुपा के रखेगा। जैसे तावरिया जी हमेशा एक ऑर्डिनरी मैन, सामान्य आदमी की तरह दिखते थे। वो हमेशा अपनी स्पिरिचुअलिटी छुपा के रखते थे। तो जो सच्चा है वो तो कभी दिखाएगा भी नहीं कि वो स्पिरिचुअल है। वो जैसे नॉर्मल है, आप जैसा है ऐसा ही वो दिखाएगा। तो इसीलिए कभी किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, और कभी भी साइकिक पावर्स के अंदर वो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि अगर टायरलेस एफर्ट्स वगैरह करते हैं, तो ब्रेन स्ट्रक्चर बाय इटसेल्फ क्रिएट्स ए सर्टेन करेक्शन। तो ये थ्री स्टेप अगर हमारा चालू रहेगा इस तरह धीरे धीरे, तो वो अंदर करेक्शन अपने आप में करता रहेगा। और करेक्शन कहाँ होगा? हमारा आईईएसएम सेंटर है उधर, उसके अंदर होगा। तो जो सत्व रजस तमस का रेशियो है वही चेंज हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात होती है कि हमें सीधे सीधा कोई सत्व रजस तमस के ऊपर काम नहीं करना पड़ता है। खाली थ्री स्टेप किया, खाली ब्रीदिंग का ये एक्सपीरियंस किया, उसको प्रोलोंग किया, तो अपने आप में सत्व रजस तमस चेंज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो जाती है। When the state of the individual is held faithfully, and when tireless efforts continue, the violent and stormy vibrations of ES, मतलब emotion and sex, violent and stormy we indicate as minus intensity into bracket. तो जो इमोशन और सेक्स के जो वायलेंट जो आते हैं, वायोलेंट और स्टॉमी जो होते हैं, वो उसको माइनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो ई और इमोशन एंड सेक्स subside and forceful and vibrant vibrations of I means intellectual increases. Forceful and vibrant we indicate as plus intensity. तो अगर आई के अंदर इंटेलेक्ट में ये बढ़ता है तो वो प्लस इंटेंसिटी बन जाता है। और वो अगर इमोशन और सेक्स में होता है तो वो माइनस इंटेंसिटी बन जाता है। तो जब फेथफुली और टायरलेस एफर्ट्स हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये इमोशन और सेक्स के जो स्टॉमी जो एक तूफानी जो वाइब्रेशन है वो अपने आप में शांत होते जाएंगे। और इंटेलेक्ट के जो इंटेलेक्चुअल जो मतलब सत्व के जो वाइब्रेशन है वो अपने आप में बढ़ते जाएंगे। तो नेगेटिव माइनस वाइब्रेशन स्लोली फेडिंग अवे एंड पॉजिटिव प्लस वाइब्रेशन लीडिंग द वे। तो जैसे जैसे ये होता जाएगा, तो माइनस वाइब्रेशंस जो है वो दूर होते जाएंगे, और पॉजिटिव प्लस वाइब्रेशंस आगे बढ़ते जाएंगे। दिस कंटिन्यू till all the accumulated means negative debris is totally washed away and balance and rhythm in the four centers IESM is established. तो ये जो थ्री स्टेप की जो कामगिरी है वो इसी के लिए है। इसीलिए हमें करना है कि जो हमारे अंदर जो नेगेटिव डेब्रीज है, जो वो पड़ी हुई है, नकारात्मक जो कचरा एक अंदर पड़ा हुआ है, उसको वो धीरे 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 करके वॉश आउट कर देता है। और फिर बैलेंस एंड रिदम ही चारों सेंटर में, IESM सेंटर में बैलेंस और रिदम एस्टेब्लिश हो जाता है।
और वही थ्री स्टेप का एक रोल है। थ्री स्टेप जो करते हैं हम, उसका एक कारण यही है कि भाई हमारे अंदर आईएएस सेंटरों के अंदर ये रिदम और बैलेंस आ जाए। द नेचुरल मैन शाइन्स फोर्थ, द आउटर मास हैविंग डिसइंटीग्रेटेड बाय नाउ। तो फिर आदमी अंदर से एक चमकने लगेगा एक नेचुरल फॉर्म के अंदर। और जो हम जो अभी जो ये नकाब पहन के घूमते हैं, जो मास्क लगा के घूमते हैं, वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसका विसर्जन हो जाएगा। ये नकाब क्या है? हमारे जो अंदर मैनी आईज है वही हमारा नकाब है। क्योंकि एक आई आँख कोई नकाब ले लेता है, दूसरा आई कोई दूसरा नकाब ले लेता है। कभी एक आई आके अच्छे आदमी का नकाब ले लेता है, फिर दूसरा आदमी फिर दूसरे समय दूसरा आई आके दूसरा नकाब ले लेता है। तो ये जो सब नकाब है वो फिर डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे। नथिंग इज नीडेड, नथिंग इज टू बी एडेड टू रीच दिस स्टेट। तो ये पहले से वो कहता है कि भाई आपके अंदर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, अंदर पड़ा ही हुआ है। वो जरा हिडन है, उसको जरा बाहर निकालो, बस इतना ही करना है। When this is possible, the infinite mind, chitti, clean and all-knowing, makes the individual appear also clean and all-knowing। तो जो चिट्ठी है वो क्या है? शुद्ध है और सर्वज्ञ है। तो जब ये सब होता है, तब अपने आप में व्यक्ति जो है, इंसान भी वो शुद्ध हो जाएगा और वो भी सर्वज्ञ हो जाएगा। क्योंकि जो शुद्ध चिट्ठी है वो उसका फ्लो उसके अंदर फिर आना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आईएएसएम सेंटरों के अंदर बैलेंस आता जाएगा, तो जो प्योर चिट्ठी है वो उसके अंदर फिर आनी चालू हो जाएगी। तो वो व्यक्ति भी वो शुद्ध हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। एंड वी एट्रीब्यूट दिस चेंज एज ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसको उसका लक्षण ही ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि भाई ये अंदर चिट्ठी आ गई तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो गया। Forgetting that this so-called state of transformation was always there, hidden under the accumulated negative debris। तो वो जो नेगेटिव डेब्रिस है, कचरा है, उसके पीछे छुपी हुई है। वो हम कोई उसको बाहर से नहीं लाते हैं, खाली कचरा हटा दिया। जो जो पतंजलि जिसको विघ्न कहते हैं, अंतराय कहते हैं, मतलब हिंड्रेंसीज है, ऑब्स्टिकल्स है, वो सब पतंजलि ने बताए हैं। उसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर करते जाएंगे, तो वो जो अंदर जो सोना जो पड़ा है वो अपने आप में बाहर आ जाएगा। Later this thought also, one had to set aside the thought of cleaning the mirror of dust accumulation। तो हम कहते हैं कि भाई मिरर के ऊपर डस्ट आ गई है, उसको साफ करना है, तो ये थॉट भी निकल जाएगा। मतलब कि ये जो अंदर जो चीज पड़ी हुई है, जो अंदर हिडन चीज है, वो जब अपने आप में बाहर आ जाएगी तो फिर वो भी सवाल नहीं पैदा हो रहता है कि भाई अभी उसको साफ करना है या कुछ करना है। Hence the cry by Buddha। तो फिर इसीलिए भगवान बुद्ध चिल्लाकर कहते हैं, चित्कार करते हैं, भिक्षु एम्प्टी द बोथ। ये सब खाली करो, अनलन करो, ज्यादा कुछ भरो मत। क्योंकि अंदर पड़ा ही है, भर भर के क्या करोगे? उस ऑन द कॉन्ट्ररी जो भरा हुआ है उसको खाली करो, तो जो अंदर वो छिपी हुई चीज है वो निकल आएगी। Though pronounced repeatedly all over India, the very followers of Buddha ended in chanting the japa Buddham Sharanam Gacchami, and Shankaracharya led others back to Brahmanism, to ritual ceremonies, japa, tapa वगैरह etc। तो ये तो भगवान ने तो ऐसे एक करुणा से कह दिया भिक्षु एम्प्टी द बोथ, पर उसके ही शिष्य जो है वो उसको पकड़ के बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम मतलब जप करने लगे। खाली करना कोई नहीं जाता है, बस बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने लगे, उससे वो खाली नहीं होगा। वो एम्प्टी द बोथ का उन्होंने सूत्र दिया है, तो उसके लिए और कुछ काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उन्होंने ये उनके शिष्य ने वो करना छोड़ दिया और खाली बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करने लगे। उससे कुछ नहीं होता है। और बाद में क्या हुआ कि 2500 साल पहले बुद्धिज्म इतना आ गया और पूरे इंडिया में फैल गया, और जो ब्राह्मणिज्म था उसके लिए खतरा हो गया।
तो 6th सेंचुरी के अंदर फिर शंकराचार्य हुए, उन्होंने फिर से ब्राह्मणिज्म का पूरे इंडिया में घूम के प्रसार किया और 4 मठ बनाए उन्होंने चारों दिशाओं के अंदर, और वो मठ की स्थापना की और वहां से वो पूरा ब्राह्मणिज्म का प्रसार किया। और उसके साथ में फिर वही वहां भी वही प्रॉब्लम है कि उसके साथ में फिर वो रिचुअल सेरेमनीज जप तप वगैरह आ गए। तो जो महापुरुष कह गए वो हम नहीं करेंगे, फिर हम बाद में हमारा कुछ ना कुछ घुसाड़ देंगे उसके अंदर। This was and is today our state because the average human brain cannot empty itself of the debris and remain in a state of high expectancy. Difficult of language to make it very clear. ब्रैकेट में लिखा है कि भाई मुझे समझाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है कुछ शब्द भी, क्योंकि ये सब चीज अंदर की है, उसको समझाना मुश्किल है। When the infinite mind can pour in, or when all the powers of God and nature would speak to the individual and thus the individual starts speaking. तो वो कहते हैं कि आज भी वो जो है एवरेज ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए वो एम्प्टी करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति खुद अपने प्रयत्न से उसे खाली नहीं कर सकता, सिवाय कि उसके पास ऐसी कोई मेथड है, उसके पास ऐसी टेक्निक है और ऐसा प्रयत्न करता है, तो वो फिर एम्प्टी द बोट का वो कुछ कर सकता है। पर वो जो यहाँ वो कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ हाई एक्सपेक्टेंसी, तो यहाँ जो एक उसको एक वो आशा की स्थिति में रहता है और वो मानता है कि जो महापुरुषों ने कह गए उसका हम रटन करते जाएंगे तो हम इससे परे हो जाएंगे। और इसीलिए फिर बुद्ध के शिष्यों ने ये ये बताया इस तरह बुद्धम शरणम गच्छामि कहा, या फिर शंकराचार्य के शिष्यों ने फिर अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि शंकराचार्य ने फिर हम ब्रह्मास्मि की बात की, तो उनके शिष्यों फिर वो पकड़ के बैठ गए हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का अनुभव तो हुआ नहीं और बोलने लगे हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। तो इस तरह ये रता रता हुई चीज फिर हमारे अंदर घुस गई। जो महापुरुष जो थे वो अपने अनुभव से बोलते थे, पर उनके शिष्य जो है वो अनुभव नहीं है, पर वो वही चीज को रटाने लगे। But the individual in search, wanting to know, wanting to do, and this very state is contradictory to what has been said earlier and becomes a wall or hurdle preventing the natural to happen. तो जो मनुष्य की जानने की कुछ करने की जो इच्छा है, जैसे कि ये भिक्षु एम्प्टी द बोट की जैसे कि एक इच्छा है, पर वो उससे विपरीत हो जाता है, वो कर नहीं पाता है, उसे कॉन्ट्ररी ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरा हो जाता है कि वो हम ज्ञान भरने का प्रयत्न करते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, वो कि इसमें से क्या है, वो शास्त्र क्या कहता है, और ज्ञान भरने का ही ज्यादातर प्रयत्न करते रहते हैं। तो एम्प्टी द बोट की वजह हमारा वो उससे उल्टा हो जाता है और वही अंतराय बन जाता है, हरदल बन जाता है। तो वो समझने की जरूरत है कि जितना ज्ञान हम ज्यादा प्राप्त करेंगे उतना हरदल हमारे अंदर ज्यादा आएगा, क्योंकि वो जो फिर डिवाइन तत्व है वो और डीप डाउन होता जाएगा। तो कम पढ़ो, ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए लाइफ के अंदर, किस तरह जीना है क्या करना है। बाकी ज्यादा पढ़ने से पंडित हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग न आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं है, हमारा बीइंग उठेगा नहीं। हमें तो बीइंग को ऊपर उठाना है और इसके लिए ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। On what scientific fact was it based? तो साइंटिफिक फैक्ट क्या है उसके पाया के अंदर? बट बिसाइड्स द साइंटिफिक फैक्ट, द इंडिविजुअल voluntary sincere efforts to be free from all orthodox thoughts on religion and philosophy
was a laid down prerequisite. तो अगर साइंटिफिक फैक्ट को जानना है तो उससे पहले तो साइंटिफिक के साथ में मेन तो जो हमारे अंदर ये जो सब रिलीजियस और ये सब जो फिलोसॉफिकल ऑर्थोडॉक्स जो ख्याल है उसको सबसे पहले निकलना वो प्री रिक्विजिट है, वो सबसे पहली जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ऑर्थोडॉक्स जो ख्याल है धर्म वगैरह के, उसको सबको साइड पर रख देना है और वो सबसे पहली जरूरत है हमारी। उसके बाद में साइंटिफिक फैक्ट को हम लेंगे तो हम ठीक है और समझ सकते हैं। Hence, dear friend, my great stress all the time in my earlier notes to be free from all orthodoxy. तो वो खास कहते हैं यहाँ भारपूर्वक कि भाई मेरा जो प्रयत्न है, आपको पहले से मैं अगली नोट से मैं समझाता आया हूँ कि आप जो ये जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो ये जो रूढ़िगत जो विचार है, ख्याल है, उससे आप परे हो जाओ। वो खास वो पहले से कहते आए हैं। माई ग्रेट स्ट्रेस, मैं उसके ऊपर बहुत भार देता हूँ कि ये आप ऑर्थोडॉक्स ख्यालों से तो कम से कम निकल जाओ। ये धर्म में ये कहाँ है और ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, और ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। ये सबसे जो मोरालिटी है, इन सबसे ऊपर उठने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, न मोरालिटी चाहिए, न आइडियोलॉजी चाहिए, न फिलोसॉफी चाहिए। बस स्पिरिचुअल एक एस्पेक्ट ही होना जरूरी है। This is the main obstacle, the main difference between programming a human being which not only trespass on his autonomous status, but it is not possible for science to erase only particular series of memory patterns from the millions of series in the memory pool. तो यही कहते हैं कि एक आदमी जो प्रयत्न करता है और ऊपर उठता है या फिर साइंस द्वारा कोई प्रोग्रामिंग करके वो मेमोरी पैटर्न को इरेज करना, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अलग अगर कोई प्रयत्न करता है तो ये हो सकता है, पर वो साइंस के द्वारा कोई प्रोग्रामिंग करके वो करने का प्रयत्न करेगा तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा मेमोरी पूल है पीछे, उसके अंदर करोड़ों मेमोरी पैटर्न्स है, तो वो उसकी सीरीज को साइंस किस तरह इरेज करेगा। और जैसे मैंने आगे बताया इस तरह का कुछ कुछ तो अच्छी अच्छी मेमोरी पैटर्न भी है, तो साइंस अगर उसको पूरा वो मार देगा, जैसे हम कंप्यूटर में फॉर्मेट कर देते हैं, तो अगर वो उसको फॉर्मेट कर देगा तो फिर सब अच्छी भी सब कुछ चला जाएगा, तो वो प्रोग्रामिंग का फायदा क्या है। इसीलिए इंडिविजुअल एफर्ट का महत्व है, और पहले से हमारे यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर ही भार दिया जाता है, न कोई मास लेवल के ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग करके या मास लेवल पर काम करने की बात पहले से नहीं है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ही ये सब है। इसीलिए इंडिविजुअल साधना का डेवलपमेंट हुआ है। Besides, it has to be with the voluntary and free decision and resolution of the individual. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि वे व्यक्ति का खुद का निर्णय है। वो खुद कहता है कि नहीं, मुझे ये वॉलंटरीली अभी ये सबको ये जो नकारात्मक मेमोरी पैटर्न है उसको साफ करना है, उससे निकलना है, वो उसका खुद का डिसीजन है और उसका खुद का रिजोल्यूशन है, उसका खुद का संकल्प है। तो वो होगा तो ही ये बात बनेगी। The scientific fact behind the three-step rhythmic breathing was discovered by the sages thousands of years age, thousands of years age, which science is groping for today. अब आज तो साइंस जो ततुलता रहता है, फाफा मारे, तो जो वो ग्रुपिंग करता है वो ततुलता रहता है, अभी साइंस तो जो ढूंढता रहता है वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये रिदमिक ब्रीदिंग और प्रयोग करके सब दे दिए थे। The fact is that the physical breath is totally synchronized to the prana intake of the astral or molecular body, thereby making possible the flow of the prana in the physical body. तो ये क्यों करते हैं हम थ्री स्टेप ब्रीदिंग? तो थ्री स्टेप ब्रीदिंग करने से हम हमारे एस्ट्रल को ब्रेथ और प्राण का सिंक्रोनाइज करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि एस्ट्रल के अंदर जो प्राण पड़ा है वो फिजिकल में आ जाएगा, तो फिजिकल जो है वो डिसीज मुक्त बन जाएगा और एनर्जी से भर जाएगा,
और दूसरा जो फिजिकल में जो रिदम पड़ी है वो एस्ट्रल में देनी है, जैसे हम आगे बात की थी। तो एस्ट्रल के अंदर वो रिदम नहीं है, तो हम फिजिकल में 3 स्टेप करते हैं तो एस्ट्रल में वो रिदम जाती है, और उससे विपरीत एस्ट्रल के अंदर जो प्राण पड़ा है वो फिजिकल में आएगा। तो जो फिजिकल बॉडी है वो भी प्राण युक्त बन जाएगा, एकदम एनर्जेटिक बन जाएगा, और उसके द्वारा हमारे अंदर ये जो फिर चेंजेस आते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल चेंजेस तावरिया जी कहते हैं, या फिर निद्रा का कम होना, खाना दिन में 1 बार या फिर 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार। ये सब चेंजेस कब आते हैं कि प्राण ऊर्जा जब इतनी बढ़ती जाती है तो फिर ज्यादा नींद की और ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं पड़ती है। द रिदम ऑफ 1 breath per 6 beats or 5 seconds and 12 such breaths per minute। वो हम जानते हैं कि इसके अंदर एक से एक जो श्वास है वो 5 सेकंड का है, और 1 मिनट के अंदर 12 श्वास चलते रहते हैं। दिस इज द मेन लाइन ऑफ एक्शन। तो इस तरह काम करने का है। लेट मी रिट्रिएट, if this rhythm of breathing and the scientific fact behind the 3-step rhythmic breathing, if even programmed by science, the result will not be the same। तो जो आगे कहा था वो यहाँ फिर रिपीट करते हैं कि अगर मानो कि आपने 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का प्रोग्राम कर लिया और एक आदमी अपनी स्वेच्छा से 3 स्टेप कर रहा है, तो दोनों का रिजल्ट में अंतर पड़ेगा। If an individual would willingly submit to such scientific experiments by science, he would be in the case surrendering his autonomy, and this will frustrate any possibility। तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जो चल रहा है उसको स्वीकार करता है, तो उसकी जो ऑटोनॉमी है वो वहाँ खत्म हो जाएगी, और उसका फिर का परिणाम जो है वो फ्रस्ट्रेशन आएगा। In short, this breathing cannot be imposed or programmed on human being। तो ये तो हमें अभी क्लियर कट समझ लेना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग या कुछ भी इम्पोज करने से ये बात बनेगी नहीं। ब्रीदिंग 24 घंटा चलने वाला नहीं है इम्पोज करने से, वो प्रयत्न ही करना पड़ेगा। एक ही चीज है, प्रयत्न और प्रयत्न। This will of course, as stated earlier, give artificially good human being who will fail when they will meet life's challenges, because scientific robots or human robots are not much different from synthetic humanity, and we are a natural humanity। तो हो सकता है भाई एक प्रोग्रामिंग करके कोई अच्छा आदमी हम बना ले या फिर अच्छा रोबोट बना ले, वो अलग बात है, पर उससे कोई अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा ऐसा कोई नहीं, या जो डेवलप ह्यूमन बीइंग, ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बीइंग बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ये तो जो होगा वो एक रोबोट जैसा होगा, और ये रोबोट जैसा होता है साइंटिफिक सिंथेटिक ह्यूमैनिटी में। तावरिया जी ने पर्पस के अंदर एक सिंथेटिक ह्यूमैनिटी के ऊपर चैप्टर लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि हम तो भाई नेचुरल ह्यूमैनिटी है, सिंथेटिक ह्यूमैनिटी नहीं है। With all said and done, one reaches a state prior to the transformation as stated by sage Patanjali। The state of bondage is overcome through perfectly maintained discrimination, rhythm and balance। तो कहते हैं कि ये जब ऊपर जो कहा है ऐसा जब होता है, मतलब इतना प्रयत्न आदमी करता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रायर स्टेज के ऊपर आदमी पहुंच जाता है। और उसका पतंजलि ने भी यहाँ जिक्र किया है कि द स्टेट ऑफ बॉन्डेज इज ओवरकम। अभी जो बंधन है वो अभी निकल गए हैं थ्रू परफेक्ट मेंटेन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विवेक ख्याति, अंदर एक विवेक का जन्म हो गया और उससे
अंदर उसका जो बॉन्डेज है, उसका जो बंधन है, वो उससे वो मुक्त हो गया। द ट्रांसलेशन इज नॉट वेरी करेक्ट। परमानेंट 3-step rhythmic breathing establishes permanent state of meditative attitude and the state of awakenness। तो ये तो हम जानते हैं कि 3 स्टेप का एक हेतु अवेकननेस का है, मतलब कि अंदर एक जागृति की स्थिति आ जाए, जो हमने आगे भी पर्पज में भी पढ़ा था। तो वो स्थिति और मेडिटेटिव एटीट्यूड, जो ध्यान की स्थिति जो बनती है, वो लाने के लिए 3 स्टेप को हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। Then further he says there is a 4th stage transformation which transcends this dealing with the internal and external phases। तो फिर आगे जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन का 4th स्टेज के अंदर, जैसे तुरीयावस्था जिसको कहते हैं, वो तुरीयावस्था के अंदर चला जाएगा व्यक्ति, जहाँ वो इंटरनल और एक्सटर्नल वो फेज के अंदर वो आता है। दिस स्टेट ट्रांसेंडेंस ऑल टीचिंग एंड मेथड्स। तो यहाँ जो टीचिंग एंड जो मेथड है वो सब ट्रांसेंडेंट हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस का वो क्या कहते हैं उसको, वो एक जो एक अनुभव होता है वो फिर अतीन्द्रिय अनुभव इससे होता है। देयर आर नो मोर नीडेड, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हैज बिकम नेचुरल ब्रीदिंग। अभी हमारा एक नेचुरल ब्रीदिंग हो गया 24 घंटा। जैसे पहले गलत श्वास 24 घंटे चल रहा था, इसी तरह अभी ये सही श्वास 24 घंटा चल रहा है, तो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग हो गया। The mere sophisticated brain centers that have been dormant for ages are now stimulated by long established 3-step rhythmic breathing, and so the man blooms and flowers from within and seems become a superman। अभी आदमी सुपरमैन बन जाएगा, क्योंकि जो अंदर से अभी उसका उगना चालू हो जाएगा, उसका ब्लूमिंग, उसका फ्लावरिंग जो है वो, क्योंकि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एस्टेब्लिश हो गया है। अभी जो उसके ब्रेन के अंदर जो डोरमेंट जो सेंटर्स थे वो सब जाग गए हैं, और 3 स्टेप ब्रीदिंग भी 24 घंटे चलने लगा है। तो अभी आदमी अंदर से वो खुलने लगता है, और जैसे एक सुपरमैन के अंदर कैसी शक्ति होती है, इसी तरह उसके अंदर भी इस तरह के पावर्स आने लगते हैं। दैट इज द स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वही एक ट्रांसफॉर्मेशन की, परिवर्तन की स्थिति है। द 4 स्टेजेस आर, 4 स्टेजेस यहाँ उन्होंने बताया है जरा अलग टाइप से। हाफ स्लीप स्टेट, दैट इज अवर प्रेजेंट वेकिंग स्टेट। तो पहली स्थिति उन्होंने बताई कि हम जो अभी है वो स्थिति हाफ स्लीप, उसको हाफ स्लीप कहते हैं, क्योंकि अभी हम अंदर से जागृत नहीं है, इसीलिए अभी हम शरीर जाग गया है, अंदर से जागृत नहीं है, इसलिए उसको हाफ स्लीप स्टेट कहते हैं, और प्रेजेंट वेकिंग स्टेट। दूसरा अवेक स्टेट, तो अभी उससे थोड़ा अंदर जागृति चालू हो गई तो दूसरा अवेक स्टेट में आया। फिर स्टेट ऑफ अवेकननेस, अभी उससे भी और जागृति उसके अंदर, ऑब्जेक्टिव जागृति भी आने लगी, या पहले सब्जेक्टिव जागृति आती है, और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव जागृति, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को 4 स्टेज के अंदर उन्होंने बताया। अभी हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, वो हाफ स्लीप स्टेट के अंदर हम है। फिर थोड़ा अवेक होते हैं तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा, फिर स्टेट ऑफ अवेकननेस आ जाएगा, तब और अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा, और लास्ट में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। But all the way the individual has to, of his own accord and desire, must put in sincere efforts and not take any outside help, that is hypnotism or scientific probing into the brain. He must not surrender at any point his autonomous state to any outside source। ये लास्ट पैराग्राफ है, बहुत क्लियरली वो बताते हैं कि भाई यहाँ व्यक्ति को अपनी डिजायर का उपयोग करना है, और उसको सिंसियर एफोर्ट करने की जरूरत है, कोई बाहर की हेल्प नहीं, कि हिप्नोटिज्म के या फिर साइंटिफिक कोई प्रोबिंग के या कोई और कुछ प्रयोग करने की, बाहर से किसी की हेल्प लेके कोई करने की प्रयोग
या कोई गुरु से कोई दीक्षा ले ली और वो कुछ करने की, ये सब में नहीं जाना है। वो अपना ही खुद का एक संकल्प करो और उस तरह वो प्रयत्न करो, वही एक कहते हैं। क्योंकि अगर आपने आपका ऑटोनोमस स्टेट का अगर सरेंडर कर दिया आउटसाइड सोर्स को, तो कोई कुछ होने वाला नहीं। आउटसाइड सोर्स जो है उसको, आपका ऑटोनोमस स्टेट है, स्वतंत्र अंदर की अवस्था है, उसको कभी भी आप सरेंडर नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा चैप्टर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग मोर थॉट्स का जो चैप्टर था डिस्कोसिस 5 के अंदर यहाँ खत्म होता है। तो अब तक में हमने 3 स्टेप के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली, और शुरू में मैं जैसे मैंने बताया था कि उसको राधे कृष्ण के साथ करने की भी बहुत जरूरत है, ताकि वो बहुत आसानी से 3 स्टेप बैठता जाएगा। तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा समय है हमारे पास हमसे। सुबह जब रिफाइनिंग करते हैं ना मेरे हस्बैंड, जी, तो मेनी अ टाइम्स उनको स्लिप डिस्क पीछे हो जाता है। रिफाइनिंग करने से स्लिप डिस्क होता है? हाँ सर, हाँ, आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन ये 2-3 बार ऐसा हो चुका है। फिर 15-15 दिन हमको छोड़ना पड़ता है, मतलब विजय जी को। तो वो कौन सा स्लिप डिस्क, बैक के या सर्वाइकल के अंदर होता है? नहीं, L5 नीचे। L5 के अंदर नीचे होता है। हाँ सर। तो एक तो है, तीसरी एक्सरसाइज में उनको पैर पकड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, खाली पैर को लंबा करे हाँ। और फिर तीसरी एक्सरसाइज करे। क्योंकि हो सकता है तीसरी हम्म। एक्सरसाइज के अंदर वो पैर पकड़ने में अगर जोर लगाते होंगे तो थोड़ा स्ट्रेचिंग आ जाता होगा, तो उस इससे ऐसा हो सकता है। तो तीसरी एक्सरसाइज के अंदर खाली पैर को लंबा करे, उसको पकड़ने का प्रयत्न नहीं करे, और अच्छा। जो चेस्ट और पेट का ब्रीदिंग खाली चालू रखे उसके अंदर। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ओके। और कोई प्रश्न? હા સર, બોલો ગોવિંદ ભાઈ। અવાજ સંભળાય છે સર બરાબર? હા હા, બોલો ગોવિંદ ભાઈ। હા સર, પૂછવાનું એટલા માટે કે આપણે જે ચેપ્ટર વાંચ્યું એની અંદર જે જનરલી કે ટ્રેડિશનલ યોગનું એટલું મહત્વ નથી જનરલી, તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે મે બી શાસ્ત્રમાં ટ્રેડિશનલ યોગનો પણ બહુ સારો ઉલ્લેખ છે, અને સાથે આપણે સ્વર સાધના જે કરીએ છીએ તો એ બધું જ આપણને જનરલી આમ જોવા જઈએ તો હેલ્પરૂપ જ છે, તો આપણે એને ઇગ્નોર તો ના કરી શકીએ ને સાહેબ? જે પણ નહીં નહીં, શાસ્ત્રમાં એનો નહીં ઇગ્નોર કરવાની વાત નથી। સાહેબ જે કહે છે એ આપણે સમજીએ નહીં, બરોબર। સાહેબનું કેવું એમ છે કે કોઈ બી સાધના આ તો કરવાનું છે, ગમે તે તમે કરો, પણ કોઈની સાથે એક સાધના એવી જોઈએ કે જે 24 કલાક ચાલે। કારણ કે જે હા તમે હા કલાક 2 કલાક કરશો તેની અસર તો તમારે વધારે લાંબી ચાલવાની નથી। આપણો બધાનો અનુભવ છે કે આપણે સવારે ગમે તે કીધું હોય, ટ્રેડિશનલ યોગ કીધો હોય કે રિફાઇનિંગ કીધી હોય, 2-3 કલાક થાય, ઓફિસે જઈએ, બીજે જઈએ, બહાર જઈએ, કઈ થોડી મગજમારી થાય, એટલે શું છે કે અસર બધી ધીમે 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 ઓછી થતી જાય, એ આપણો બધાનો અનુભવ છે। હવે એની સામે પ્રોટેક્શન શું છે આપણી પાસે? તો ટ્રેડિશનલ યોગની અંદર પ્રોબ્લેમ એ છે કે એની સામે કોઈ પ્રોટેક્શન આપણને છે નહીં। તો આપણે 3 સ્ટેપ ભલે તમે માનો કે આસન પ્રાણાયામ કરતા હોય તો કોઈ જ વાંધો નથી, પણ સાથે તમે 3 સ્ટેપ નહીં રાખશો તો એની અસર તો 2-3 કલાકમાં ઓસરી જશે, પછી શું કરશો? તો જૂની મેમરી પેટર્ન પાછી આવશે, અંદર જે પડેલી છે, અંદર કટકટ કરવાની, અંદર જે કોન્ફ્લિક્ટ છે, એ બધી મેમરી પેટર્ન પાછી ઉપર આવી જશે। તો જે કંઈ કરો તેનો કોઈ વાંધો નથી, ટ્રેડિશનલ યોગ બી કરો, પણ 3 સ્ટેપ જો એની સાથે પાયામાં નહીં હોય તો તમારી એ અસર લાંબી રહેશે નહીં। ખાલી એક જ પોઈન્ટ છે, એ રીતે સમજવાનું છે આને। રાઈટ। અને બીજું સાહેબ, આપણે રિફાઇનિંગ કેટલી કરવી જોઈએ? મે બી માની લો કે હાલમાં હું માની લો ખાસા સમયથી 1 મિનિટ ફોલો કરું છું, તો મિનિમમ 3 મિનિટ તો મિનિમમ પ્રોગ્રામ છે। આમાં બી હમણાં આ પેપરમાં બી તમારે જે કહે છે કે રોજ તમે 3 થી 4 મિનિટ તો તમારે દરેક એક્સરસાઇઝ કરવી જ જોઈએ, તો જ તમારું રિફાઇનમેન્ટ થાય ને। 1 મિનિટની અંદર શું થવાનું છે? આ તો કોઈ માણસ ભૂખ્યો હોય અને એને 5 રોટલી ખાવાની જરૂર હોય ને તમે એને 1 રોટલી ખવાડો તો શું થવાનું છે? આપણી જે જરૂરિયાત છે, હા,
જ્યારે આપણું અટેન્શન માની લો ઘણી વખત લાંબી કરવા જઈને અટેન્શન આપણું બ્રેક થઈ જાય તો લાંબા સમયનો પણ કોઈ મતલબ ના રહે સર પછી. ના ના, કોઈ એટેન્શન એવી વસ્તુ નથી કે આપણે એને બાંધીને પકડી રાખીને જેટલો સમય કરીએ એટલો સમય એટેન્શન પકડી રાખી શકીએ. એટેન્શન તો આવે ને જાય એવું થયા કરે છે, એનું બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આપણે સિન્સિયરલી જેટલું પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહીને કરી શકીએ એટલું કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. પણ એના માટે એવું નથી કે ભાઈ 1 મિનિટ હું પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહીને કરી શકું તો બાકી હવે વધારે નહીં કરું, એવું નથી. મિનિમમ 3 મિનિટ પર પહોંચો તમે. આપણે છેલ્લે જે આપણે હિમાલયની યાત્રા થઈ ત્યાર પછી હું 1 મિનિટ જ કરું છું જનરલી, પણ જે કે 1 મિનિટમાં અટેન્શન અને કોમ્યુનિકેશન બહુ સરસ રહે જનરલી. ઘણી વખત લાંબા અઠામાં મારા જોબના હિસાબથી ઘણી વાર સ્ટીરિયોટાઇપ ક્રિયા થઈ જાય એવું લાગે, એના હિસાબથી પછી કન્ટિન્યુટી મેન્ટેન ન રહે એના માટે 1 મિનિટ ફોલો કરું છું. એ બરોબર છે, પણ મેં કહ્યું તેમ આપણે જે બોડી બ્રેન સિસ્ટમની 3 મિનિટ તો મિનિમમ જરૂરિયાત છે. સાહેબે તો પછી આગળ બી પ્રોગ્રામ 5 મિનિટનો પ્રોગ્રામ બી આપ્યો છે અને રિફાઇનિંગનો એક એડવાન્સ પ્રોગ્રામ 1.5 કલાકનો બી છે, બધું ઘણું છે. હવે તમારા સંજોગને આધીન તમે જે કરો તે જુદી વસ્તુ છે, પણ મિનિમમ 3 મિનિટ કરવી જોઈએ, નહીં તો પ્યોરિફિકેશન બરોબર થાય નહીં આપણું. કારણ કે એની સામે આપણે એટલું જ દિવસની અંદર કચરો ભેગો કરીએ છીએ અને એને પછી સાફ નહીં કરીએ તો કઈ બહુ સરવાલે આપણને કોઈ પ્લસ માં આપણું કઈ જાય નહીં ખાતું. ઓકે હા, થેન્ક યુ. ઓકે, બોલો બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હા સાહેબ, દાદા સાહેબ સુરત થી બોલું છું, રાજુ દેસાઈ. હાજી બોલો. સુરત થી. હાજી દાદા સાહેબ, હવે 3 સ્ટેપની વાત સમજાય, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ સમજાયું. તો મારો સવાલ એ છે કે અત્યારે આપણે 3 મિનિટની એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ રિફાઇનિંગ, હવે 4 કરીએ તો આપણને 3 સ્ટેપમાં એ મદદ કરશે? હા, આ બંને વસ્તુ એકબીજાને પૂરક છે. તમે 3 સ્ટેપ થી ધીમે ધીમે 4 મિનિટ પર અને 5 મિનિટ પર બી જઈ શકો. જરા જૂના થાવ એટલે કે તમારે 2-3 વર્ષથી કરતા હો તો તમે 5 મિનિટની ઉપર બી જઈ શકો. તો એટલું તમારું અંદરની નાડીઓ શુદ્ધ થશે તો તમારું 3 સ્ટેપ વધારે ચાલશે. તો સીધી જ વાત છે ને. 3 સ્ટેપ ને અને રિફાઇનિંગ ને બહુ ગહેરો સંબંધ છે. જેટલું તમારું અંદરનું પ્યોરિફિકેશન વધશે એટલું તમારું 3 સ્ટેપ ઇઝીલી ચાલશે. તો તમે 5 મિનિટ જો કરી શકતા હો, થોડા જૂના હોવ તો તમે 5 મિનિટ બી કરી શકો રિફાઇનિંગ, પણ ગ્રેજ્યુઅલી. હા, તો સાહેબ 4 મિનિટ પ્રોગ્રામ નથી? 4 મિનિટનો 4 મિનિટ? હા, 4 મિનિટનું બી છે ને. જે આખું આજે મોબાઈલમાં 15 ટ્રેકનું આપ્યું છે ને એની અંદર 4 મિનિટનું બી છે. 3 મિનિટ 1 થી 5 મિનિટનો આખો પ્રોગ્રામ છે. જે 15 ટ્રેક જે આપ્યા છે એની અંદર બધું જ છે. એટલે સાહેબ 3 સ્ટેપને બેસાડવા માટે આપણે રિફાઇનિંગ તો વધારતા જવું જ પડશે. ફેઝ અને રિફાઇનિંગ એટલે એક્સરસાઇઝ અને ફેઝ એક્સરસાઇઝ બંને કરવી પડશે ને સાથે સાથે. મારે લગભગ 5 વર્ષ થયા. હા, 5 વર્ષ થયા તો પછી તમે હવે 3 મિનિટ તો મિનિમમ કરવાની જ, અને એની સાથે ફેઝ બી તમારે ચાલુ કરી દેવો પડે. એ પણ કરી દીધો છે. એટલે એ મને પણ 3 સ્ટેપ મને સંતોષકારક નથી આવતું, એટલે માટે આ સવાલ કર્યો તમને. હા, તો 3 સ્ટેપની સાથે તમે થોડા પ્યોરિફિકેશનની પ્રોસેસ વધારો એટલે 3 સ્ટેપ બી તમારું સારું થશે. અને જેમ આજે વાત થઈ તેમ એમાં રાધે કૃષ્ણની સાથે કરો, જુદા જુદા ટાઈમે કરો, અને રોજ સવારે 1 કલાક બેસીને કરવા માટે તો ખાસ પ્રયત્ન કરો. હા, એ ચાલુ જ છે. એ બસ પ્રયત્ન તો ચાલુ. થોડો ટાઈમ તો લાગશે. આમાં એવું છે કે આ બધી આપણે કચરો બધો જન્મથી ભેગો કર્યો છે, અને આમ થોડા દિવસમાં કે થોડા મહિના કે થોડા વર્ષની અંદર આપણે બધું પ્યોરિફિકેશન થઈ જાય એવી આપણે અપેક્ષા રાખી નહીં શકીએ. એટલે રાઈટ સર, રાઈટ. કામ કર્યા કરવું પડશે આપણે તો. ઓકે સર, ઓકે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સર. ઓકે, ઓકે. તો અહીંયા 6 વાગી ગયા છે. આપણો અહીંયા કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ છીએ. કોઈને બીજા પ્રશ્ન હોય તો નોંધ કરી રાખજો. આવતી મીટિંગની અંદર પૂછી શકો છો. આવતી મીટિંગનો સબ્જેક્ટ જોઈ લઈશું. જો હજી કોઈ 3 સ્ટેપનું પેપર હોય તો આપણે એની પર લઈશું, નહીં તો કોઈ બીજો સારો ટોપિક લઈને આપણે આવતા અઠવાડિયે ફરી મળીશું. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા રજા લઈએ. ગુડ બાય. નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીશું. થેન્ક યુ.